सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंट्स वाला पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंप्लीट कर रखे हैं। आज से हम लोग देखने वाले अकाउंट्स। लगभग 3 क्लास में हम लोग अकाउंट्स कंप्लीट कर देंगे। ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। प्रोविजंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने में एंड रिमेंबर करने के लिए ये फ्लो चार्ट्स आर द बेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, इस प्रोसेस से तुम फॉलो करो, इसी प्रोसीजर को तुम फॉलो करके फ्लो चार्ट्स को अच्छे से नक्की कर लो एंड सब कुछ हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, ओके, वी कैन स्टार्ट विद दिस 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन लाओ कि व्हाट आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं तुमको कहूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं सेल्स का रिकॉर्ड, कितना तुम्हारा सेल हो रहा है, परचेस का रिकॉर्ड, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, कॉस्ट का कितना रिकॉर्ड है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ आ जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अंडरस्टूड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक सिंगल रजिस्टर नहीं होता, अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट बता दूं, सेल्स का रिकॉर्ड, फिर परचेस रिकॉर्ड, फिर बताओ एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, देन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। क्या बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है देखो, कंपनी का तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटस जानना है, कंपनी का हेल्थ जानना है। सीधी बात यह है कि कंपनी को तुमको हेल्थ जानना है कि कंपनी का हेल्थ कैसा है, तो तुमको कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए सेल्स रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, एसेट्स लाइबिलिटीज, कॉस्ट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, और यही रिकॉर्ड करके कंपनी रखते हैं सो दैट आप लोग कंपनी के बारे में सब कुछ जान पाओ। किस कारणवश, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, वरना तुमको पता कैसे चलेगा कंपनी में चल क्या रहा है अगर रिकॉर्ड मेंटेन ना करे तो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब इसको मेंटेन करने का तरीका क्या है वही हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 कहता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, कि इसको मेंटेन करे तो करे कैसे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। मतलब जो सच है वही तुमको लिखना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक्यूरल बेसिस में होना चाहिए। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। अंडरस्टूड, इस सिस्टम में होना चाहिए। नॉर्मली ये जो बुक्स है ये हमेशा तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। ठीक है, वहीं पे तुमको मिलेगा ये बुक, रजिस्टर्ड ऑफिस में। एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि बोर्ड अगर डिसाइड करे कि अदर प्लेसेस में हम लोग रख सकते हैं, इंडिया में किसी और जगह पे रखना है तो वो रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उससे अगर किसी और जगह पे रख रहे हैं अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रख के किसी और जगह पे रख रहे हैं, तो उनको फाइल करना होता है AOC 5 विद ROC विद इन 7 डेज। पकड़ लो 7 दिन पकड़ लो तुमने, आज तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है कलकत्ता में। ठीक है, तुम कलकत्ता में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ पे तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना रख के तुमने मुंबई में लेकर चले गए। ठीक है, जैसे चले गए, जिस दिन तुम चले गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको लेकर तुम चले गए, उससे 7 दिन के अंदर अंदर तुमको AOC 5 फाइल करना होगा ROC को। ROC को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर है। क्या है, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या ये जो आपका हार्ड कॉपी है क्या ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं? आंसर है यस, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप रख सकते हो। ठीक है, परमिटेड एक्सेसिबल होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया का कंपनी है, इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये फॉरेन में जाके स्टोर करके रख दो, इंडिया में होना चाहिए। और देखो, कुछ भी चीज़ तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख रहे हो, ठीक है, तो कहाँ पे स्टोर कर रहे हो? क्लाउड में स्टोर कर रहे हो। वो जो सर्वर हो ना, वो सर्वर जो है वो फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, फिजिकली इंडिया में वो सर्वर प्रेजेंट होना चाहिए। इस बात का तुमको ध्यान में रखना है बस।
खत्म हो गया तुम्हारा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक रूल है जो मैं तुमको बाद में कराऊंगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2 पर्टिकुलर रूल्स है जो मैं तुमको बाद में कराऊंगा। वो रूल्स में आता है, सेक्शन में नहीं आता। ठीक, उसके बाद देखो सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के बारे में क्या बताया गया, देखो एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है, एक होता है ब्रांच ऑफिस। तो तुम्हारे ब्रांच तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सिस बैंक के क्या सिर्फ एक ही ब्रांच है? नहीं, बहुत सारे ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया। तो सारे ब्रांच ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम टू टाइम तुम्हारे मेन ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, देखो ब्रांच ऑफिस, पहली बात केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस में रखो, इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया। ब्रांचेस जो है वो आउटसाइड भी हो सकते हैं, जैसे महिंद्रा का जो कार है वो तुमको नेपाल में भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो उनका ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे उनके ब्रांच ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहीं पे मेंटेन होगा। एंड पीरियोडिकली सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, पीरियोडिकली टाइम टू टाइम तुमको जो प्रिंसिपल ऑफिस है तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस में, वहाँ पे तुमको भेजना होगा समराइज्ड रिटर्न। ठीक है, पीरियोडिकली सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तुमको दिमाग में रखना है। फिर आएगा सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं? एनी डायरेक्टर, यस, राइट टू इंस्पेक्ट। एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सब्सिडरी कंपनी अगर हो तो ओनली विद द बोर्ड रेजोल्यूशन रिकॉर्ड्स आउटसाइड इंडिया जा सकते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस्ड ऑन रिक्वेस्ट। समझो इस चीज को, सब्सिडरी कंपनी मैंडेटरी नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर हो, सब्सिडरी कंपनी बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी ओनली विद बोर्ड रेजोल्यूशन तुमको रिकॉर्ड्स जो है आउटसाइड इंडिया, क्या बताओ, रिकॉर्ड जो है आउटसाइड इंडिया तुम रख सकते हो एंड प्रोड्यूस करना होगा ऑन रिक्वेस्ट। जब भी कोई रिक्वेस्ट करे तब तुमको प्रोड्यूस करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब तुमको एक चीज समझाता हूं मैं। असिस्टेंस देखो, असिस्टेंस मतलब ऑफिसर्स एम्प्लॉय ऑब्लाइज टू असिस्ट इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन हो जाए तुम्हारे कंपनी में, इंस्पेक्शन के लिए, अब इंस्पेक्शन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो अगर इंस्पेक्शन के लिए तुमको मांगा जा रहा है वो सारे, तो तुम्हारे कंपनी के जो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज है उनको प्रोवाइड करना होगा, असिस्ट करना होगा। ठीक है, ये नियम है। सर ये तो पता है, नॉर्मल चीज है। हाँ नॉर्मल चीज़ है, लेकिन लॉ में जो लिखा है तुमको ये याद रखना है। फिर आता है प्रिजर्वेशन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है कि कब तक तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखोगे। जनरल रूल ये होता है कि मिनिमम 8 फाइनेंशियल ईयर का तुमको रिकॉर्ड करके रखना होता है फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर, मिनिमम 8 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, न्यू कंपनी है तो लेस देन 8 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 8 ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, जब से तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है तब से जो भी तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करके रखो। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट लॉन्गर पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि 8 साल पकड़ ले, 2002 का जो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये तुम कितने साल मेंटेन करके रखोगे? 8 साल। ठीक है, 8 साल मिनिमम तुमको मेंटेन करके रखना है। अगर तुम्हारा नया कंपनी 8 साल तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है, तो जितना तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन से जितना टाइम हुआ है उतना तुम मेंटेन करके रखना होगा तुमको। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्गर पीरियड ये कि पकड़ ले तेरे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, 8 साल हो चुका है, तुम प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है कि नहीं, तुम्हारा 8 साल अगर होने भी वाला है तब भी तुमको 9 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है, तब भी तुमको प्रोड्यूस करके इसको रखना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अंडरस्टूड ना? ये तुमको दिमाग में रखना है। प्रिजर्वेशन पीरियड 8 साल मिनिमम तुमको ये याद रखना है। एंड तुमको ये याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 8 साल को बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते, इस चीज़ को तुमको याद रखना है। ठीक, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर न्यू कंपनी है तो लेस देन 8 ईयर्स तुमको मेंटेन करके रखना होगा। फिर आता है सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? पर्सन कौन कौन लाइबल रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर नहीं है तो किसके माथे के ऊपर बम्बू जो है वो गिरने वाला है। देखो, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर WTD एंड CFO और बोर्ड चार्ज पर्सन। ये जो बोर्ड चार्ज पर्सन है कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी होता है। ठीक है, बोर्ड जिसने किसी को ये काम करने के लिए दे रखा हो, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे।
एंड अगर ये तुमने मेंटेन करके ना रख पाए तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना तुम्हारा हो सकता है, पेनल्टी तुम्हारा हो सकता है। ये हो गया सेक्शन 128। ठीक, इजी था। तुमको लग रहा होगा सर ये तो डिफिकल्ट होना चाहिए, इजी क्यों लग रहा है? इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चीज़ इजी है ही नहीं, ये डिफिकल्ट है ही नहीं, ये इजी है। ठीक है, अब तुमको पढ़ने का टेक्निक होता है, पढ़ाने का टेक्निक होता है, जिसके कारणवश तुमको इजी लगता है चीज़ें। जिस चीज़ के ऊपर तुमको फोकस करना है वो तुमको आराम से फोकस करना है। कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर हम लोग प्रोविजन से नहीं कर रहे, शायद यहाँ पे कुछ कम हम लोग याद कर रहे, कम हम लोग पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग। सेक्शन 128 से लेकर सारे सबसेक्शंस करा दिए तुमको। अब हम लोग जाने वाले सेक्शन 129, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेशन। क्या बताओ? फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेशन। याद रखना, फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सब क्या होते हैं बताओ? ये सब क्या होता है? ये सब होते हैं तुम्हारे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखना, ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में होना चाहिए। कोर रिक्वायरमेंट टू बी ट्रू, फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तुमको, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तुमको कंप्लाई करते हुए इनको मेंटेन करना है। अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड तुमको बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग तुमको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी के अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के रख दिए किसी भी अनशन फॉर्मेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कंप्लाई विद सेक्शन 133, ये अलग है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ही बोलता है। ठीक है, एंड शेड्यूल 3 को फॉलो करना है, प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। जो भी शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से तुमको ये मेंटेन करके रखना होगा। एग्जाम्पशन जो है ना वो स्पेशल एक्ट वाले कंपनीज के लिए, जैसे कि बैंकिंग कंपनी के लिए अलग, इंश्योरेंस कंपनी, इनके लिए ना स्पेशल एक्ट बनाया गया। जैसे कंपनीज एक्ट तो है ही, लेकिन बैंकिंग कंपनी के लिए अलग एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए अलग। तो अदर स्पेसिफाइड एक्ट्स के अंडर अगर तुम्हारा कंपनी आ रहा है तो उसमें जो तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करके रखने होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझ में आ चुका है, शेड्यूल 3 समझ में आ चुका है। ठीक है, शेड्यूल 3 नॉर्मली फॉर्मेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर्मेट की, कौन से फॉर्मेट किस प्रकार से, जैसे तुम टेबल वेबल नहीं बनाते, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तुम्हारी यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है, अब आता है लेइंग एट एजीएम। लेइंग एट एजीएम का मतलब होता है कि तुम्हारे जो ये सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं ये सब तुमको एजीएम में सामने रखने होंगे टू ऑल द शेयर होल्डर्स, सो दैट शेयर होल्डर्स आके देख पाए कि क्या हो रहा है कंपनी में। बीओडी मस्ट ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर कंपनी एट एवरी एजीएम। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होता है, वहाँ पे तुमको ये जो तुम्हारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सामने रखने होंगे, सो दैट जो भी तुम्हारा शेयर होल्डर है वो आके रिव्यू कर पाए उसको। ठीक है, समझ में आ चुका है? अब आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने तुमको बताया था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारे, देखो कोई भी कंपनी है, तुमने CAFM कर रखा है ना, CAFM तो तुमको पता होगा। कोई भी कंपनी है, कंपनी में क्या क्या होते हैं, कंपनी के साथ कौन से रिश्तेदार होते हैं? एक होता है सब्सिडियरी, दूसरा रिश्ता जो है वो हो सकता है एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट कंपनी नहीं कहते हम लोग। फिर आता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये सारे, तो इनका सारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको बनाना होता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसोसिएट का अलग, जॉइंट वेंचर का अलग, पेरेंट कंपनी का अलग, तो इनका सबका मिला के एक साथ जब तुम प्रेजेंट करते हो उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसका सब्सिडरी ए है, सब्सिडरी बी है, तो सबका जो है ना कंबाइन करके तुमको एक जो है फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है ये तुमको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या बताओ? एप्लीकेबिलिटी कंपनी विथ मोर देन या फिर इक्वल टू 1 सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी है मतलब एक से ज़्यादा सब्सिडरी या फिर कम से कम एक सब्सिडरी है, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ग्रुप, प्रेजेंटेशन ले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी तुमको एजीएम के सामने, सबके सारे शेयर होल्डर्स के सामने रखना होता है एजीएम में। फिर अटैचमेंट तुमको देना होता है फॉर्म AOC 1
सेलेंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, ये सब AOC 1 में जाएगा। ठीक है, ये एक एडिशनल अटैचमेंट है जो तुमको देना होता है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, ओके। अच्छा, होल्डिंग कंपनी प्रोविजंस अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, मतलब सेम टू सेम एप्लीकेबिलिटी टू CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है। ये तुमने CAFM अगर कर रखा है तो तुमको ये पता ही है, ये अकाउंट्स का बात है। ठीक, अब देखो डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड क्या होता है कि इफ कंपनी डिविएट्स फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बोर्ड को डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, नेचर ऑफ डिविएशन क्या है, रीजन फॉर डिविएशन क्या है, फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या आया है। तो डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक डिविएशन अगर है, रीजन फॉर डिविएशन तुमको बताना है, फिनेंशियल इफेक्ट बताना है कि क्या इफेक्ट हुआ है, किसके कारण वर्ष ये डिविएशन हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर ना तुम कर पा रहे हो, किसी दूसरे प्रकार से तुम कर रहे हो, तो वो क्यों, किस वजह से और क्या इफेक्ट आया है, ये भी तुमको बताना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो, CG पावर टू एग्जेम्प्ट, CG के पास हमेशा पावर है। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है कि वो एग्जेम्प्ट करेगा क्लासेस ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन। किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकते वो। ठीक है, कि भैया तुमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ना वो कर सकता है। CG के पास पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सेम टू सेम MD के पास रहेगा, WTT के पास रहेगा, CFO के पास रहेगा, बोर्ड चार्ज पर्सन के रहेगा, और ऑल डायरेक्टर्स इफ नॉन चार्ज, मतलब जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर पकड़ ले बोर्ड है, BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एक, बहुत सारे डायरेक्टर्स है, किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है तो उसका नाम तो आएगा ही, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। या फिर कंपनी सेक्रेटरी अगर तुमने अपॉइंट कर रखा है तो वो। क्या है, समझ में आ रहा है? पेनल्टी क्या है बताओ? इम्प्रिजनमेंट रहेगा अप टू 1 ईयर और फाइन 50K to 5 लाख, और बोथ, ये दोनों हो सकते हैं। समझ में आ चुका है? ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेशन खत्म। ठीक, क्या है समझ में? क्या सर इसमें जो है तुम्हारे प्रोविजंस बनते हैं क्या सर, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में? हाँ, क्वेश्चंस तुमको नॉर्मली 128 में देखने को मिल जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पे रखना है, किस फॉर्मेट में रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं कि नहीं, ये वाला ना जो केस स्टडी वगैरह पूछ लेते वो लोग। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट जो है ना, ये नॉर्मली क्या होता है, लार्जली अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, वो कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, जो बड़े कंपनीज हैं, छोटे कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अनलिस्टेड है। दिस कंपनीज मस्ट प्रिपेयर पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट, टाइम टू टाइम तुम्हारा फाइनेंशियल रिजल्ट जो है ये तुमको प्रिपेयर करना होता है। एप्लीकेबिलिटी, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, CG ने बता दिया, CG ने किसी भी कंपनी को बता दिया कि ये क्लासेस ऑफ कंपनीज को पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाना है, प्रोड्यूस करना है, प्रिपेयर करना है, तो तुमको करना होगा। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है कि क्लॉज A, प्रिपरेशन, प्रिपेयर पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ क्वार्टरली। ये जो पीरियोडिकल है, ये पीरियड कब कब आता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्लॉज B कहता है हमारा अप्रूवल एंड रिव्यू, ऑब्टेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर ऑडिट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी हो जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको अप्रूवल लेना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी अप्रूवल तुमको चाहिए होगा। ऑब्टेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, ठीक है, कंप्लीट ऑडिट करके, और लिमिटेड रिव्यू इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर रहेगा वो। चलो, क्लॉज C कहता है ROC फाइलिंग एंड टाइमलाइन। ROC जो है, फाइल विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC विद इन 30 डेज ऑफ पीरियोडिक एंड। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाए कि तुमको एवरी क्वार्टरली जो है तुम्हारा रिपोर्ट बनाना है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो है तुमको दिखाना है, फाइनेंशियल रिजल्ट तुमको दिखाना है क्वार्टरली। तो जैसे जैसे तुम्हारा क्वार्टरली टाइम आ जाएगा नज़दीक, उसके बाद तुमको प्रिपेयर करना है, तुमको 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भी बताना है। ठीक है, विद प्रिस्क्राइब्ड फीस भी लगता है रजिस्ट्रार को बताने की मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है, पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये रहा, ये तुमको बताना है ROC को। ठीक है, ओके। इससे होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी,
अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिस्ट्रेस एंड मिसमैनेजमेंट, क्योंकि पीरियोडिक पकड़ हर 3 क्वार्टर पकड़ क्वार्टरली रिपोर्ट, तुम्हारा पिछले 3 क्वार्टरली रिपोर्ट जो है बहुत नेगेटिव रहा, तो इससे पता चलता है कि कंपनी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तुमको हेल्थ पता चलता है कंपनी का, ठीक है। एनहेंस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, खत्म। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 129A है ये, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग सेक्शन 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इजी नहीं होता दोस्तों, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इजी नहीं होता, क्योंकि अकाउंट्स को रीओपन करने का मतलब ये होता है कि बेटा कुछ छेड़खानी हो सकता है अकाउंट्स के साथ, ठीक है। मतलब पकड़ ले तूने एक बार अकाउंट बना लिया है, ठीक है, तुमने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना लिया है, अब उसको रीओपन कर रहे हो, मतलब वहाँ पे चेंजेस वगैरह अगर तुमको करना है तो इसके बहुत सारे नियम कानून है, ये तुमको देखना है। क्या रीओपनिंग हो सकता है? हाँ, किसके द्वारा रीओपनिंग हो सकता है बता दो फटाफट। जनरल बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही रीओपन हो सकता है। अब जनरल प्रोविजन ये है कि नो रीओपनिंग अनलेस ऑर्डर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत उल्टा सीधा चीज हो जाएगा। उल्टा सीधा चीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुमने एक बार तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना लिया है, उसके बाद तुम फिर से उसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम अपने पाप काम को छुपाना चाहते हो, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए ये अलाउड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस तुमको ऑर्डर मिले बाय द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल। क्या है, समझ में आ रहा है? नाउ देखो, ऑर्डर बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल NCLT, हु कैन अप्लाई। अब तुम NCLT या फिर कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो कि सर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस करना चाहता हूँ। अब कोर्ट ऑर्डर देगा तब जाके, या फिर NCLT ऑर्डर देगा तब जाके तुम चेंजेस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, हु कैन अप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अप्लाई करेगा? कोर्ट को। इनकम टैक्स अथॉरिटीज अप्लाई करेगा कोर्ट को। सेबी अप्लाई करेगा कोर्ट को। अदर स्टैट्यूटरी बॉडी अप्लाई करेगा कोर्ट को, या फिर एनी पर्सन जो कि कंसर्न्ड है, ठीक। अब कोई भी कंसर्न्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, नॉर्मल शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी, समझ में आ रहा है? कंसर्न्ड पर्सन जो है, जिसको भी कंसर्न है। अब ये तो कोर्ट एंड NCLT के ऊपर रहेगा कि वो लोग ओपन करने देंगे कि नहीं, रीओपन करने देंगे कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? ग्राउंड्स फॉर रीओपनिंग, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर तुम्हारे अकाउंट्स को, जो भी तुम्हारा अकाउंट तुमने प्रिपेयर किया है, क्या वो फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर हुआ? क्या आंसर है यस। अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर हुआ है तुम्हारे अकाउंट्स, तो बेटा तुमको ओपन करना होगा ना। अब कोर्ट के ऑर्डर से ओपन करना होगा। अब देखो, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होते हैं वो तुम्हारा अकाउंट्स क्यों खोलना चाहते हैं, क्यों रीओपन करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण तो होगा ना, ठीक है। तो ये फ्रॉडुलेंट मैनर में तुमने प्रिपेयर कर रखा है तब। और कंपनीज अफेयर मिसमैनेज, कास्टिंग डाउट ऑन रिलायबिलिटी, कंपनी का अफेयर्स जो है वो मिसमैनेज्ड। अफेयर्स का मतलब होता है कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो मिसमैनेज हो चुका है। इनमें से किसी को भी लगता है कि बेटा मिसमैनेज हुआ है या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर हुआ है, तो वो सीधा कोर्ट में अप्लाई करेंगे एंड कोर्ट जो है उनको बताएगा कि हाँ तुम खोलो, रीओपन करो। मैंडेटरी नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट ट्रिब्यूनल मस्ट सर्व नोटिस टू CG, इनकम टैक्स, सेबी एक्सेट्रा एंड कंसिडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि उनको बुलाएगा कि बेटा तुम बताओ तुम किस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन क्यों करना चाहते हो। ये बुलाएगा कौन? कोर्ट बुलाएगा। किसको? इनको बुलाएगा। अब वो रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हाँ ये कारणवश है। फाइनलिटी ऑफ रिवाइज्ड अकाउंट्स, रिवाइज्ड अकाउंट्स आर फाइनल, नो फर्दर रिवीजन फॉर दैट इशू, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाए, अकाउंट्स तुमने एक बार खोल लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद कोई दोबारा से तुम नहीं कर पाओगे। टाइम लिमिट क्या होता है? 8 साल रूल है यहाँ पे। जनरल रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 8 years फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड एक्सेप्शन ये है कि इफ CG ऑर्डर्ड लॉन्गर प्रिजर्वेशन, ये तो तुमको पता ही है, प्रिजर्वेशन लॉन्गर पीरियड के लिए CG अगर ऑर्डर करे तो तुमको करना है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेरी कंपनी को कल तेरे को 20 साल तक मेंटेन करके रखना है तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो तुमको करके रखना होगा, तुम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ में। क्या है, समझ में आ रहा है? ईजी, कंप्लीट हो चुका है ये वाला सेक्शन। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 130। क्या है, ईजी था कि नहीं? बहुत ईजी है। इस प्रकार से फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट से जब तुम करने लग जाओगे ना, तुमको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिर आता है सेक्शन 131, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। क्या वॉलंटरी रिवीजन पॉसिबल है? आंसर है, देखो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइंड नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 129। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगे कि बेटा कंप्लायंस ही नहीं हुआ है सेक्शन 129, सेक्शन 129 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 129 क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेशन जो है प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं जिस नियम में होना चाहिए। नियम वगैरह जो है ये तो तुमको अकाउंट्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अकाउंट्स, इसलिए इस सब्जेक्ट में ना अकाउंट्स के बारे में बहुत कम है,
क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशन जो है कंप्लीटली तुम्हारा अकाउंट्स में ही दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ही करना होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन, इसलिए डिफिकल्ट भी नहीं है ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइंड्स नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 129 और सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन कंप्लायंस हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट में नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो बोर्ड में प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। टाइम लिमिट है ओनली फॉर 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब पिछले 4 साल या फिर 5 साल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट को उनको चेंज करना है तो वो नहीं कर सकते। अप्रूवल चाहिए होगा, मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी ट्रिब्यूनल। तो मन मर्जी से नहीं कर सकते कि चलो आज कर लेते हैं, चलो बैठ के आज रात को कर लेते हैं, ऐसा नहीं। तुमको अप्रूवल चाहिए होगा एनसीएलटी ट्रिब्यूनल से, ठीक है। एनसीएलटी फ्रॉम अप्रूवल फ्रॉम ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से तुमको अप्रूवल चाहिए होगा। फ्रीक्वेंसी परमिटेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, साल में एक बार ही कर पाओगे। डिस्क्लोजर, डिटेल्ड रीजन टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में तुमको रीजन डिक्लेयर करना होगा कि क्यों तुम चेंजेस करना चाहते हो, क्यों तुम वॉलंटरी रिवीजन जो है ये तुम करना चाहते हो, क्यों, ठीक। उसके बाद आता है प्रोविजो, रेगुलेटरी चेक। एनसीएलटी सर्व्स नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज। एनसीएलटी मस्ट कंसीडर देयर रिप्रेजेंटेशन बिफोर फाइनल ऑर्डर। अब एनसीएलटी क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी बताएगा, पूछेगा, ठीक है, कि देखो बेटा इस कंपनी का रेगुलेटरी चेक थोड़ा करके देखो। वो लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। एनसीएलटी मस्ट कंसीडर देयर रिप्रेजेंटेशन बिफोर फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंसीडर करेगा बाय एनसीएलटी। क्या है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो स्कोप एंड लिमिट क्या है, रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू करेक्टिंग सेक्शन 129, 134, 129, 134 नॉन कंप्लायंस। अगर 129, 134 नॉन कंप्लायंस हो वहां पर ही तुम चेंजेस कर सकते हो, किसी और जगह पे नहीं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, प्राइमरी करेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन ओनली, नो कंप्लीट रीराइट। पूरा का पूरा चेंज कर दिया ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तुमने मिस्टेक किया होगा वो तुम चेंजेस कर सकते हो, ठीक। सीजी रूल्स एंड प्रोसीजर, सीजी मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर, ऑडिटर्स ड्यूटी एंड डायरेक्टर स्टेप्स टू एग्जीक्यूट रिवीजन। रिवीजन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को, कंपनी के ऑडिटर को, ये सीजी डिक्लेयर करेगा, सीजी बताएगा। फाइनल रिवाइज स्टेटमेंट रिपोर्ट अडॉप्ट कर लेना होगा। अडॉप्ट करने का मतलब वही फाइनली तुमको एक्सेप्ट, कंपनी को एक्सेप्ट करना होगा, चलो ये मेरा फाइनल कॉपी है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं है, बहुत ही इजी से सेक्शंस हैं, कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। अब आता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफरा, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने सेक्शंस बचे हैं, सेक्शन 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 and 7, चलो 7 सेक्शंस जो है ये सेकंड क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और एक क्लास के साथ और एक ही वीडियो के साथ ये तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम्हारा ये नक्की हो जाएगा तुम आराम से। और याद रखना दो रूल जो है वो मैं ऐड करने वाला हूँ, मतलब रूल्स से कुछ निकाल के तुमको पढ़ाने वाला हूँ। ये नेक्स्ट क्लास हम लोग देख लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके करो सो दैट दिमाग में सब कुछ बैठ जाए आराम से, ठीक है। ये नोट्स तुमको अवेलेबल हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे सर नोट्स कहाँ से ले, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो बेटा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो बेटा, नंबर पे मैसेज करो 9330019097, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज जरूर रजिस्टर कर सकते हो आप एनी टाइम ऑफ द ईयर, एंड आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।